हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। सो हियर यहाँ तक हम देख चुके थे एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल हमने देखे थे। सो इसके आगे सब शुरू करते हैं। लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हम पता करेंगे लोकेशन कहाँ पर है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन कहाँ होती है, यूनिट सेल में, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन कहाँ होती है। तो वी नो दैट क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर देखते हैं हम। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है CCP या FCC, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं। तो पहले हम लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन पता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम देखो। सी हमने क्या किया, एक FCC लिया है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, हमने एक यूनिट सेल लिया है। ये देखो आपको एक यूनिट सेल दिख रहा है। FCC में क्या होता है, कॉर्नर पे एटम होते हैं। ये कॉर्नर है एक यूनिट सेल का, और ये इसके फेस पर एक एटम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कॉर्नर पर एटम होते हैं, इसके अलावा फेस पर एटम प्रेजेंट होंगे FCC में। ठीक, तो अब ये एक यूनिट सेल को हमने 8 इक्वल यूनिट सेल्स में काटा है। मतलब हमने एक यूनिट सेल के 8 हिस्से करे हैं, 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। तो देखो ये एक पार्ट सी ऊपर की तरफ है, एक ही पार्ट इधर है, एक पार्ट ये, एक इधर है, एक इस तरफ पीछे, एक इधर और एक इधर। ये देखो 1 2 3 4, उसी तरीके से 5 6 7 8। तो एक यूनिट सेल को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो अब हम 8 पार्ट्स में से एक पार्ट्स को जब चूज़ कर लेंगे, मान लो हमने ये सामने वाला इस पार्ट्स को चूज़ किया, तो देखो ये एक एटम यहाँ, एक ये इस वाले एटम को देखो, इस एटम को एक यूनिट सेल बना ना हमने। एक यूनिट सेल से 8 हिस्से करें, 8 हिस्से से हमने एक हिस्से को सिलेक्ट करा है। तो देखो इसमें कितने एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 5 एटम, सॉरी हाँ 1 2 3 और 4 एटम्स आ रहे हैं। तो जब हम इन 4 एटम्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, ये देखो आप इन 4 एटम्स को हम आपस में जब ज्वाइन करेंगे ये इस तरह से, तो आपको एक टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई देगा। इस हिस्से को हमने यहाँ पर इसको बड़ा करके इधर दिखाया गया है। एक FCC था, एक FCC के हमने 8 हिस्से करे, एक यूनिट सेल के 8 हिस्से करे। उस 8 हिस्सों में से एक हिस्से को हमने सेलेक्ट करा, तो ये एक हिस्सा है। इन एक हिस्से में ये जो 4 एटम दिख रहे हैं, जब इनको हमने आपस में ज्वाइन करा तो आपको एक ये टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखाई देगा। डॉट डॉट लाइन से दिखा रखा है, देखो ये एक टेट्राहेड्रल की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये होता है। तो एक यूनिट सेल में ऐसे कितने यूनिट सेल हमने 8 हिस्सों में बांटा है, मतलब एक FCC में कितने होते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, क्योंकि हमने एक FCC के 8 हिस्सों में 8 पार्ट्स में बांटा है। एक पार्ट्स में एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स था, तो ऐसे 8 यूनिट सेल बनेंगे एक यूनिट सेल से, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। क्योंकि FCC में एटम कितने होते हैं, देखो वी नो दैट CCP स्ट्रक्चर इज 4 एटम। CCP स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 एटम होते हैं, या FCC में 4 एटम होते हैं। मैंने बताया था जितने एटम होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 एटम है, 4 एटम के डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। मतलब एक FCC में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होना चाहिए, ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम। ट्वाइस मतलब डबल, तो 4 के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक CCP में या FCC में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो थी उनकी लोकेशन। अब हम देखते हैं लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन कहाँ है। ओके, तो अब हम लोकेशन पता करते हैं। तो फिर से हम अगेन एक FCC या CCP यूनिट सेल को चूज़ करते हैं। ये आपका एक FCC क्यूबिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर में क्या था, 8 एटम तो कॉर्नर पे होते हैं, ये कॉर्नर है, ठीक है, और ये इसका फेस है, और एक एक एटम फेस पे प्रेजेंट होता है। तो ये जितने जो आपको फेस पर एटम दिखाई दे रहे हैं, देखो एक एटम ये है फेस पर, एक ये है, एक ये है, एक इधर है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। टोटल कितने एटम है, 6 एटम है। जब इन 6 ही एटम्स को हम ज्वाइन करते हैं एक लाइंस के थ्रू, देखो इस तरफ यहाँ से ज्वाइन करा इस एटम को, फिर इसको इधर से, इसको इधर से और इसको इधर से, तो आपको ये एक ऐसा नीचे की तरफ ये एक स्क्वायर बना दिखाई देगा। ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, और एक एटम ये ऊपर की तरफ है और एक एटम ये नीचे की तरफ है। तो जब इन चारों एटम को हम ऊपर की तरफ ज्वाइन करेंगे, इस एटम को इससे, इस वाले को ऊपर वाले से, इस वाले को भी ऊपर वाले से, इसको भी ऊपर से, तो एक तो ये ऊपर की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कैसे एक नीचे भी बनेगा। मतलब ऑक्टाहेड्रल किसको बोलते हैं, जिसमें
6 उसके फेज़, 8 उसके फेज़, ऑक्टा मतलब 8, देखो 8 फेज़ हैं इसके। तो ये तो आपको दिख रहा है कि बॉडी के सेंटर में कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होता है। फेस सेंटर में क्या था, बॉडी के सेंटर में कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन हमने पता करी कहाँ होता है, एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। जो क्यूब है उसके बॉडी के बिल्कुल बीच में कोई एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। ओके, तो एक तो बॉडी के सेंटर में होता है, और इसके अलावा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 12 एजेस। जो एज होते हैं इनको हम एज बोलते हैं, जो लाइन हमने खींची इनको एज ऐसे 12 एज होते हैं। तो इन 12 एजेस में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है ईच, मतलब एक एज में एक होगा, तो 12 एज में 12 होना चाहिए। लेकिन एज में कितना हिस्सा शेयर होता है वो हमको देखना है। तो इट इज़ सराउंडेड बाय 6 एटम। तो ये चारों तरफ से 6 एटम से घिरा रहता है, ठीक है। ये जो आपको ये दिखेगा, आपको ये फेस सेंटर पे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एटम, ये अपने चारों तरफ कितने एटम से घिरा है, 6 एटम से ये अपने चारों तरफ घिरा हुआ रहता है। सो एंड 3 बिलोंगिंग टू 2 एडजेसेंट यूनिट सेल, ठीक है। तो उसी तरीके से सिंस ईच एज ऑफ द क्यूब इज शेयर्ड बिटवीन 4 एडजेसेंट यूनिट सेल, आपको पता है एक एज जो होता है क्यूब का वो अपने पास के कितने 4 यूनिट सेल से घिरा हुआ रहता है। एक एज कितने से घिरा हुआ रहेगा 4 यूनिट सेल से, मतलब उसका 1/4 हिस्सा आ रहा है एज। सो इट इज़ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेटेड ऑन इट। तो एक ऑक्टाहेड्रल वहाँ होता है। तो देखो ये एक फेस सेंटर्ड है, ये वाला एक फेस सेंटर्ड एटम है, ये अपने वाले कितने यूनिट सेल से घिरा हुआ है, 4 और यूनिट सेल से ये अपने आसपास घिरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कितने एटम से घिरा हुआ है, ये टोटल 6 एटम से अपने आसपास घिरा हुआ है। तो ओनली 1/4 ऑफ द ईच वॉइड बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर यूनिट सेल, मतलब अगर एज पे 12 एज है, 12 एज पे हर एज पर अगर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, लेकिन 12 एज में से 12 का कितना हिस्सा शेयर हो रहा है, सिर्फ 1/4, मतलब 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से मान लो, तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा शेयर होगा, 1/4 ही शेयर होगा, ठीक है। इसको हम इधर समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। ये देखो हम ये, तो दस इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो बॉडी के सेंटर में होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी के सेंटर में होगा, और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होंगे, ईच एज, मतलब 12 एज है तो एक एज पर एक होगा, तो ऐसे 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये जो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, इन 12 को कौन शेयर करेगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 यूनिट सेल से शेयर होगा। तो कितना हिस्सा शेयर हो रहा है, 1/4 ही शेयर होगा। तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से मान लो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से 12 का 1/4 हिस्सा शेयर होगा वॉइड्स का। तो टोटल कितने आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे। जब इसको कैंसिल करोगे तो 3। तो एक तो बॉडी के सेंटर में होता है, और तीन वॉइड्स कहाँ पे होंगे, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसके एज पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 + 3 = 4। तो एक एफसीसी में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वी नो दैट इन सीसीपी स्ट्रक्चर, तो हमको पता है सीसीपी स्ट्रक्चर में कितने यूनिट सेल कितने एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। तो जितने एटम होते हैं उतने ही वॉइड्स भी होते हैं। तो 4 एटम है तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये था आपका वॉइड्स की लोकेशन, कि उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है। तो एक बॉडी के सेंटर में और 3 एटम होते हैं उसके एज पर, और टोटल एटम आते हैं 4, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैकिंग इफ़िशियंसी। इसका क्या मतलब है, तो पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब है इन वॉट एवर वे द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, कोई से भी तरह से हम कॉन्स्टेंट पार्टिकल, तो एटम हो वो चाहे मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, देयर इज़ ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड। हमको पता है कि जब हम उनको क्रिस्टल लेटिक्स बनता है तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ फ्री स्पेस होती है, जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं या होल बोलते हैं। मतलब एटम को आप अरेंज होंगे वो खुद से, तो उसके बाद अरेंज होने के बाद भी थोड़ी बहुत उनमें खाली जगह रहेगी। तो कितनी खाली जगह है और कितनी भरी हुई जगह है, कितनी स्पेस फ्री है और कितनी स्पेस फिल्ड है, उसको हम पैकिंग इफ़िशियंसी बोलते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट द पैकिंग इफ़िशियंसी। अब हम पैकिंग इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करेंगे, कहाँ कहाँ कितनी पैकिंग इफ़िशियंसी होगी। ओके, तो अब हम पैकिंग इफ़िशियंसी देखते हैं HCP एंड CCP स्ट्रक्चर में। तो बोथ टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग क्या होता है, इक्वली इफिशिएंट होते हैं, ये दोनों इक्वली एक जैसे होंगे।
तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो इसको समझने के लिए। सपोज दिस इज FCC या ये CCP है, क्लोज क्यूबिक क्लोज पैक, अदर साइड्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद स्फीयर फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी। हमने दूसरी साइड नहीं ली, हम सिर्फ एक साइड को ले लेंगे। तो देखो ये है यहाँ पर, ये एक एटम तो कॉर्नर पे होगा, एक एटम यहाँ, ये बड़ा सा एटम दे रखा है येलो कलर से, बाकी यहाँ पे भी एटम होंगे, यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी। तो हम सिर्फ इनको लेकर बाकी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक एटम तो ये इस कॉर्नर पर है, एक ये एक फेस पर होता है और एक इस एटम पर। तो आप देखोगे तो इन 3 एटम को हम चूज़ करेंगे, तो यहाँ से A से C तक एक डायगोनल आएगा, ये डायगोनल खींचेंगे इसका, ठीक है। तो अब ये डायगोनल खींचने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, A B और C, ये ट्राइंगल बन रहा है। इन ट्राइंगल ABC, तो ये ट्राइंगल बनेगा तो ये A से B तक और BC ये क्या है, इसके एज हैं। इसे BC को हमने माना A, BC को हमने माना A और इस AB को भी A, क्योंकि ये AB इज इक्वल टू BC होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि एज है। तो A से B तक A और B से C तक भी A। तो अब हम इन ट्राइंगल ABC पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है, ये आपका AC ये हाइपोटेनियस है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर होगा, मतलब A से C तक क्या है, B है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर होगा। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये AC स्क्वायर तो B स्क्वायर होगा। तो BC बराबर क्या होता है, A, BC बराबर क्या होता है A, तो A का स्क्वायर, AB बराबर भी A होता है, तो A का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मिलके बना लेंगे आपका 2A स्क्वायर, ठीक। अब देखो आप, ये होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये B है, तो यहाँ से इसकी स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ इसमें भी स्क्वायर रूट लगेगा और इधर भी स्क्वायर रूट लगेगा दोनों तरफ, है ना। तो क्या होगा, तो ये फाइनल आपका बन जाएगा, ये इधर वाला स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और इस रूट इसके 2 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर आएगा B इज इक्वल टू √2A, ठीक है। B इक्वल टू √2A आ जाएगा। तो इफ़ R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हमने एटम को एक स्फीयर की तरह माना है, तो मान लो ये जो कितने एटम है 1 2 3, ये एक स्फीयर है, मतलब एक एटम ये, इसकी रेडियस ये एक रेडियस है यहाँ से यहाँ तक के, फिर इस B वाले की रेडियस ये इतनी है, फिर ये इधर भी है, इसकी डबल होगी, फिर इधर भी ये C वाले की एक रेडियस है, ठीक है। तो टोटल कितनी आ जाएंगी, ये 1 इज इक्वल टू R है, तो R और एक R, टोटल ऐसे 4R हो जाएंगे। तो B इज इक्वल टू 4R हो जाएगा। तो ये B इज इक्वल टू √2A भी होता है, तो 4R इज इक्वल टू √2A होगा, ये अभी हमने निकाला। B इज इक्वल टू 4R और B इज इक्वल टू √2A भी होता है, यार B इज इक्वल टू √2A। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको A की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो B इज इक्वल टू √2A होता है, तो अब हम A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये √2A 4 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 4R इज इक्वल टू √2A होगा। 4R डिवाइडेड बाय √2A, इसमें सोल्व नहीं कर रखा, इधर मैंने इसमें साइड में सोल्व किया, आप देख लो, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय √2A होगा। अब हम ऊपर नीचे दोनों तरफ √2A से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नीचे तो √2 मल्टीप्लाइड √2 बराबर 2 हो जाएगा, और ये ऊपर क्या बच जाएगा 4R √2A स्क्वायर रूट। तो ये 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2R और ये आ जाएगा 2R √2A, 2R स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी A इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2R, ठीक। तो अब हम यहाँ से R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये A इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2R है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक। ये फार्मूला ध्यान रखें, R की वैल्यू। तो यहाँ पर रेडियस कितनी आ गई एक स्फीयर के लिए, ये इतनी आएगी R की वैल्यू, ठीक है। तो वी नो दैट, आगे देखते हैं। ईच यूनिट सेल इन CCP स्ट्रक्चर इज 4 इफेक्टिवली 4 स्फीयर। आपको पता है एक CCP में कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं। तो 4 एटम है हमारे पास, तो हमको चारों एटम का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। उन 4 एटम ने कितनी जगह फिल कर रखी है वो हम देखेंगे।
100 उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो जितनी जगह उन्होंने फिल कर रखी है वो तो उन्होंने भरी हुई है, और बाकी 100 में से माइनस कर देंगे तो बाकी खाली जगह बच जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं चारों का कितना होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर। तो एटम क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 4/4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि स्फेयर कितने टोटल 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फेयर का फॉर्मूला था, 4/3 पाई आर क्यूब। सो एन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, पूरे का वॉल्यूम देखेंगे और फिर स्फेयर का वॉल्यूम देखेंगे। ये पूरा क्यूब है, ये वाला, ये पूरा हमारा एक यूनिट सेल है, इसमें कितने एटम है, वो 4 एटम है। चारों का इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे, पूरे का वॉल्यूम में से हम स्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, भरी हुई जगह और खाली जगह दोनों का पता लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द 4 स्क्वायर इतना आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द 4 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब, जो भी उसकी एज होती है उसका क्यूब कर देते हैं, और ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2√2r क्यूब। ए की वैल्यू भी हमने निकाली ना, ये रही 2 इसका क्यूब हो जाएगा मतलब। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं हम, अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। दोनों का हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर इन द यूनिट सेल, 4 जो स्फेयर है आपके पास, 4 जो एटम है उनका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यही होता है, जिसका भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो उसको ऊपर की तरफ रखते हैं और जो टोटल होता है उसको नीचे की तरफ रखते हैं। तो टोटल चारों स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, ये 4/4 मल्टीप्लाइड 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना है, 2√2r क्यूब, और ये परसेंटेज। तो इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने की खुद से देख लेना या इसको याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होगा इसको इतना सॉल्व करने का, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4 से 4 मल्टीप्लाइड, ये 16 आ जाएगा, 16/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 16, नीचे भी ये 3, इसका 2 का क्यूब करेंगे तो 16 आएगा, और इसका √2r क्यूब हो जाएगा। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 74%। इसका मतलब है कि 74% इस यूनिट सेल के अंदर फील है। इस एक यूनिट सेल जो है FCC वाला, इसमें 74% जगह भरी हुई है, और 100 में से 74 माइनस करेंगे मतलब 26% जगह इसमें खाली है। ओके, तो ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कि कितनी जगह भरी हुई है, कितनी जगह खाली है। तो देखो, ये जो पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बताया, इसमें ये पूरा डेरिवेशन आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, और इम्पोर्टेंटली ये 2 फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ये वाला, एक तो ये r की वैल्यू और एक a की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद रखना है। r रेडियस क्या होती है एक स्फेयर के लिए, और एज लेंथ क्या होती है FCC के लिए, ये दोनों एग्ज़ाम में पूछते हैं। बाकी पूरा डेरिवेशन भी आता है बहुत सी बार। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमने FCC का देखा, कल हम बॉडी सेंटर्ड वाले में देखेंगे कितनी जगह भरी है कितनी खाली है। उसी तरीके से इसके बाद हम सिंपल प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में भी देखेंगे, ठीक। और बाकी का बचा हुआ टॉपिक हम उसको जल्दी ख़त्म कर देंगे। ओके, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।